हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है फार्म मशीनरी एंड पावर का। ठीक है, तो हो सकता है आपके दूसरे सेमेस्टर में हो और हो सकता है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में। सब्जेक्ट अगर आपका यही है तो आपके लिए ये रामबाण है। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करा है और उनके उत्तरों को आपको बताया गया है और आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि आपके कमेंट करने पर ही आपको ये पीडीएफ मिलेगी। और ज़्यादा देर न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो सबसे पहले दिया गया है फार्म मशीनरी एंड पावर। इसका पेपर कोड वगैरह इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़ दे, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है इससे आप जो है संबंध रखें और इसके क्वेश्चन से संबंध रखें, क्योंकि आपको क्वेश्चनों के ही आंसर एग्जाम में पूछे जाएंगे और वही आपको लिखना है। तो सबसे पहले आ जाता है निर्देश सभी खंडों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सेक्शन ए आ जाता है जिसमें खंड आ होता है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, अधिकतम 350 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। फिर उसके बाद आया है, इसमें जो है क्वेश्चंस सभी बताए गए हैं। ठीक है, तो इसके ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन हमने जो है आपको जितने भी आपके ये क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चनों के सभी को जो है सॉल्यूशन कराया है। और अगर आप चाहते हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप जब चैनल में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप लोग इंस्टाग्राम पर जो है हमें आप सेंड कर सकते हैं, या कोई भी बात आपको पूछनी है या बतानी है, ठीक है, तो आप वहां पर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बाकी पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पर ज्वाइन होना होगा, और उससे पहले आपको कमेंट करना है। कमेंट करेंगे आप, उसके बाद हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे पीडीएफ अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी अर्थात खंड बा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है और जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, जिसमें अधिकतम शब्द सीमा जो है 150 है। फिर इसमें जो है 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन इसमें हमारे 8 लिखे हुए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें सेक्शन सी फिर आ जाता है। ठीक है, फिर सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 1 नंबर का होता है। ठीक है, सॉरी 1 नंबर का नहीं, 2 नंबर का है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना हो। ठीक है, 50 शब्दों से अधिक ना हो। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका जो है उत्तर आप लोगों को, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है दोस्तों सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए शुरू हो जाता है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आ जाता है, कृषि अभियंत्रण को परिभाषित करो तथा इसका कृषि में महत्व का वर्णन करो। ठीक है, इसका कृषि में महत्व का वर्णन करो। तो सबसे पहला आ जाता है कृषि अभियंत्रण की परिभाषा एवं महत्व। तो कृषि की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अधिक आधुनिक कृषि का वह आधार स्तंभ है जिसने पारंपरिक खेती को एक लाभदायक व्यवसाय और विज्ञान के रूप में परिवर्तित कर दिया है। नीचे इसकी विस्तृत परिभाषा का महत्व दिया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है कि इसकी परिभाषा डिफिनेशन बताई गई है कि कृषि अभियंत्रण इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जो कृषि उत्पादन प्रसंस्करण प्रोसेसिंग और प्रबंधन के लिए इंजीनियरिंग के सिद्धांतों और तकनीकों का अनुप्रयोग करती है। सरल शब्दों में इसमें उन मशीनों उपकरणों और प्रणालियों का डिजाइन और विकास किया जाता है जो खेती को सरल, तेज और अधिक उत्पादक बनाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। कौन से क्षेत्र आते हैं? पहला जाता है फार्म मशीनरी और पावर, ट्रैक्टर, हल, कंबाइन हार्वेस्टर। और फिर दूसरे में आ जाता है मृदा एवं जल संरक्षण, सिंचाई और ड्रेनेज सिस्टम। फिर उसके बाद आ जाता है कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी, भंडारण और प्रसंस्करण। फिर उसके बाद आ जाता है डेयरी और ग्रामीण विद्युतीकरण। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला पॉइंट हमारा, ठीक है, कृषि में महत्व के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से कृषि अभियंत्रण का महत्व अत्यंत व्यापक है और समय और श्रम की बचत
समय और श्रम की बचत कैसे कर सकते हैं, इसमें बताया गया है कि मशीन के उपयोग से वे कार्य जो पहले कई दिनों में पूरे होते थे, जैसे जुताई और कटाई, अब कुछ घंटों में हो जाते हैं। इससे समयबद्ध कृषि, टाइमली ऑपरेशंस संभव हो पाती है, जो बदलती जलवायु में बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद बताया गया है उत्पादकता और पैदावार में वृद्धि। उन्नत यंत्रों जैसे सीड ड्रिल का उपयोग बीज और उर्वरक की सटीक गहराई और अंतराल सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों का विकास बेहतर होता है और पैदावार बढ़ती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि कठिन शारीरिक श्रम में कमी। इसमें क्या बताया गया है कि यह खेती को अधिक सम्मानजनक और कम थकाऊ बनाता है, जिससे युवा पीढ़ी का झुकाव फिर से कृषि की ओर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद बताया गया सटीक खेती, प्रिसिशन फार्मिंग। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि अभ्यंतरण की मदद से संसाधनों बीज, पानी, खाद का अनुकूलतम उपयोग होता है, जिससे बर्बादी कम होती है और लागत में गिरावट आती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि फसल कटाई के बाद नुकसान में कमी। तो इसमें क्या बताया गया है कि उचित भंडारण सॉइल और प्रसंस्करण तकनीकों के कारण कटी हुई फसलों का खराब होना कम हो गया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है। फिर उसके बाद बताया गया है जल प्रबंधन के बारे में क्या बताया गया है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे इंजीनियरिंग समाधानों ने सूखे क्षेत्रों में भी खेती को संभव बनाया है और पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग सुनिश्चित किया है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है कि मोल्ड बोर्ड हल का सचित्र वर्णन और कार्य प्रणाली को लिखिए। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि मोल्ड बोर्ड प्लॉव आधुनिक खेती में प्राथमिक जुताई के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण यंत्र है। यह मिट्टी को न केवल काटता है बल्कि उसे पूरी तरह से पलट देता है, जिससे खरपतवार दब जाते हैं और नई मिट्टी ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद बताया गया है कि मोल्ड बोर्ड हल का सचित्र वर्णन मुख्य भाग। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि एक मानक मोल्ड बोर्ड हल के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। कौन से हैं? पहला आ जाता है शेयर। इसमें क्या बताया गया है कि शेयर यह हल का सबसे आगे का नुकीला हिस्सा होता है, जो जमीन में घुसकर मिट्टी को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से काटता है। फिर उसके बाद आ जाता है मोल्ड बोर्ड। इसमें क्या बताया गया है कि यह शेयर से जुड़ा हुआ घुमावदार लोहे का हिस्सा है। इसका मुख्य कार्य कटी हुई मिट्टी को ऊपर उठाकर एक तरफ पलटना है। फिर उसके बाद आ जाता है लैंडसाइड। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह हल का वह भाग है जो मिट्टी को दीवार फैरो वॉल के सहारे चलता है और हल को सीधा रखने में मदद करता है। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग क्या है? तो इसमें बताया गया है कि यह वह आधार है जिससे शेयर, मोल्ड बोर्ड और लैंडसाइड आपस में जुड़ी हुई रहती है। फिर उसके बाद बताया गया कि हैंडल और बीम के बारे में क्या बताया गया है कि हल को नियंत्रित करने और ट्रैक्टर या बैलों से जोड़ने के लिए इनका उपयोग होता है। फिर उसके बाद बताया गया कि कार्य प्रणाली, वर्किंग मशीनिज्म। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि मोल्ड बोर्ड हल की कार्य प्रणाली 3 चरणों में पूरी होती है, जिसमें आ जाता है कटिंग। इसमें बताया गया है कि जब हल को आगे खींचा जाता है तो इसका शेयर मिट्टी की एक निश्चित गहराई तक जाकर उसे नीचे से काटता है। फिर उसके बाद आ जाता है उठाना, लिफ्टिंग के बाद इसके बारे में क्या बताया गया है कि आगे बढ़ने पर कटी हुई मिट्टी का हिस्सा, जिसे फरो स्टाइल कहते हैं, मोल्ड बोर्ड के वक्र कर्व के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है। फिर उसके बाद आ जाता है पलटना, टर्निंग। इसके बारे में क्या बताया गया है कि मोल्ड बोर्ड के विशेष घुमावदार आकार के कारण मिट्टी हवा में मुड़ जाती है और पिछली नाली में पूरी तरह पलट जाती है। इससे पुरानी फसल के अवशेष मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और सड़कर खाद बन जाती है, ठीक है, और सड़कर खाद बन जाती है। फिर उसके बाद उपयोगिता के बारे में क्या बताया गया है कि यह मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता बढ़ाता है और खेत की गहरी जुताई के लिए सर्वोत्तम है। फिर उसके बाद बताया गया है कि कीटों और खरपतवारों को जड़ से खत्म करने में सहायक है। फिर उसके बाद भू परिष्करण के बारे में क्या बताया गया है कि भू परिष्करण को परिभाषित करो और तथा इसके प्रकार के उद्देश्यों को लिखो। तो इसके बारे में बताया गया है कि भू परिष्करण, टिलेज, खेती की वह बुनियादी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मिट्टी को फसलों के उगने के अनुकूल बनाया जाता है। फिर उसके बाद बताया गया कि भू परिष्करण की परिभाषा। इसके बारे में क्या बताया गया है कि मिट्टी की भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए उस पर की जाने वाली समस्त यांत्रिक क्रियाएं जैसे जुताई, गुड़ाई और पाटा लगाना भू परिष्करण कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी को भुरभुरा बनाना है ताकि बीज का अंकुरण और पौधों की जड़ों का विकास सुगमता से हो सके। फिर उसके बाद भू परिष्करण के उद्देश्य के बारे में क्या बताया गया है कि भू परिष्करण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन से हैं? पहला आ जाता है उचित बीज सया तैयार करना।
उचित बीज सया तैयार करना, मिट्टी को नरम और भुरभुरा बनाना ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सके। फिर उसके बाद बताया गया है कि खरपतवार नियंत्रण, इसके बारे में क्या बताया गया है कि खेत से अनावश्यक घास और खरपतवार को जड़ से उखाड़ना। फिर उसके बाद आ जाता है वायु संचार एरेशन, तो इसके बारे में क्या बताया, मिट्टी में ऑक्सीजन के संचार को बढ़ाना जिससे सूक्ष्म जीव सक्रिय रहे। फिर उसके बाद बताया गया है कि जल धारण क्षमता, इसमें क्या बताया गया है कि मिट्टी की पानी सोखने और नमी बनाए रखने की क्षमता में वृद्धि करना। फिर उसके बाद आ जाता है कीट नियंत्रण, इसके बारे में बताया गया मिट्टी को पलटने से हानिकारक कीटों के अंडे और लार्वा धूप से नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है भू परिष्करण के प्रकार, तो इसमें बताया गया है कि मुख्य रूप से भू परिष्करण को दो बराबर भागों में बांटा गया है। कम से प्राथमिक भू परिष्करण प्राइमरी टिलेज और द्वितीयक भू परिष्करण सेकेंडरी टिलेज। तो प्राथमिक में बताया गया है कि यह फसल की बुवाई से पहले की जाने वाली सबसे पहली गहरी जुताई है। फिर उसके बाद बताया गया है कि कार्य के बारे में और यंत्र के बारे में। कार्य में बताया गया है कि कठोर मिट्टी को काटना, ढीला करना और पलटना। फिर उसके बाद यंत्र के बारे में बताया गया है कि मोल्ड बोर्ड हल, एमबी, प्लॉफ, डिस्क हल और देशी हल। फिर उसके बाद बताया गया है द्वितीयक भू परिष्करण के बारे में। इसमें बताया गया है कि प्राथमिक जुताई के बाद और बुवाई से पहले की जाने वाली हल्की क्रियाएं इसमें आती हैं। और कार्य में बताया गया है कि मिट्टी के ढेले तोड़ना, खेत को समतल करना और खाद मिलाना। फिर उसके बाद आ जाता है यंत्र। यंत्र में क्या बताया गया है कि कल्टीवेटर, हैरो और पाटा प्लांक। फिर उसके बाद बताया गया कि एक विशेष श्रेणी शून्य भू परिष्करण जीरो टिलेज, इसमें बताया गया है कि आधुनिक समय में मिट्टी के संरक्षण के लिए जीरो टिलेज का उपयोग बढ़ रहा है, जहां बिना गहरी जुताई के लिए सीधे मशीनों द्वारा बीजों की बुवाई कर दी जाती है। इससे खेती की लागत कम होती है और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन, इसमें बताया गया है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। सेंट्रीफ्यूगल की संरचना और कार्यविधि को कैसे समझाना है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक यांत्रिक उपकरण जिसका उपयोग तरल पदार्थ जैसे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने या कम दबाव से उच्च दबाव की ओर भोजन के लिए किया जाता है। यह अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर उसके बाद बताया गया सेंट्रीफ्यूगल पंप की संरचना, इसके बारे में क्या बताया गया है। पंप के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, कौन से हैं। इम्पेलर, तो इम्पेलर में क्या बताया गया है कि यह पंप का घूमने वाला मुख्य हिस्सा है जिसमें घुमावदार ब्लेड वेन्स लगे होते हैं। यह एक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है जिसे मोटर या इंजन द्वारा घुमाया जाता है। फिर उसके बाद केशिंग आ जाता है, तो केशिंग में क्या बताया गया है कि यह इम्पेलर के चारों ओर बना एक वायुरुद्ध एयर टाइट आवरण होता है। यह इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि पानी की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के दबाव ऊर्जा में बदल सके, ठीक है, दबाव ऊर्जा में बदल सके। फिर उसके बाद सक्शन पाइप के बारे में क्या बताया गया है कि इसका एक सिरा पानी के स्रोत में डूबा रहता है और दूसरा इम्पेलर के केंद्र आई ऑफ इम्पेलर से जुड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद डिलीवरी पाइप में क्या बताया गया है कि यह केशिंग के ऊपरी हिस्से से जुड़ा हुआ होता है जिससे पानी गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि फुटवॉल और स्ट्रेनर, तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि सक्शन पाइप के निचले हिस्से पर एक छलनी और वाल्व लगा होता है जो पानी को वापस स्रोत में गिरने से रोकता है। फिर इसकी कार्यविधि के बारे में क्या बताया गया है। कार्यविधि के बारे में क्या बताया गया है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की कार्य प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। तो ये क्या है, ये तो हमें लग रहा है एक ही जैसा है। इम्पेलर, केशिंग, सक्शन पाइप, नहीं, एक चीज नहीं है। प्राइमिंग के बारे में क्या बताया गया कि पंप शुरू करने से पहले सक्शन पाइप और केशिंग को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है ताकि हवा बाहर ना निकल सके। फिर उसके बाद आ जाता है एम्पेलर का घूमना कैसे बताया गया है इसके बारे में। जब मोटर चालू की जाती है तो एम्पेलर तेजी से घूमने लगता है। इससे इम्पेलर के बीच में वैक्यूम कम दबाव पैदा होता है। फिर उसके बाद बताया गया कि अपकेंद्रीय बल के बारे में क्या बताया गया है कि इम्पेलर के घूमने से पानी पर अपकेंद्रीय बल लगता है जिससे पानी केंद्र से बाहर की ओर केशिंग की दीवारों की तरफ फेंका जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दबाव में वृद्धि। इसमें क्या बताया गया है कि केशिंग का आकार धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है जिससे पानी का वेग
कम हो जाता है और दबाव बढ़ जाता है। यही दबाव पानी को डिलीवरी पाइप्स के माध्यम से ऊंचाई तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद उपयोग के बारे में क्या बताया गया है? उपयोग में बताया गया है कि इसका उपयोग सिंचाई, घरों में पानी की आपूर्ति और उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें बताया गया है कि ट्रैक्टर के मुख्य भागों का वर्णन कीजिए तथा उनका कार्य समझाइए। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि ट्रैक्टर एक बहुउद्देशीय मशीन है जो खेती के भारी कार्यों को आसान बनाती है। इसकी संरचना जटिल होती है जिसमें कई प्रणालियां मिलकर कार्य करती हैं। जिसमें आ जाता है ट्रैक्टर के मुख्य भाग और उनके कार्य। इसमें क्या बताया गया है कि एक आधुनिक ट्रैक्टर के प्रमुख भाग और उनकी उपयोगिता निम्नलिखित है। कैसे है? पहला आ जाता है इंजन। इंजन में क्या बताया गया है कि यह ट्रैक्टर का हृदय आमतौर पर इसमें उच्च टार्क वाला डीजल इंजन होता है जो पहियों को चलाने और अन्य कृषि उपकरणों को शक्ति प्रदान करने के लिए ऊर्जा पैदा करता है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्लच, गियरबॉक्स और डिफरेंशियल शामिल होता है और यह इंजन की शक्ति को नियंत्रित करता है और इसे पहियों तक भेजता है जिससे ट्रैक्टर की गति और खिंचाव शक्ति ड्राफ्ट पावर को आवश्यकता अनुसार बदल जा सकता है। फिर उसके बाद बताया गया कि पावर टेक ऑफ पीटीओ। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि यह ट्रैक्टर के पीछे लगा एक घूमने वाला शाफ्ट होता है। इसका कार्य इंजन की शक्ति को सीधे बाहरी मशीन जैसे थ्रेशर, रोटावेटर या पानी के पंप तक पहुंचाना है ताकि उन्हें चलाया जा सके। फिर उसके बाद बताया गया है कि हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में क्या बताया गया है कि यह ट्रैक्टर का वह भाग होता है जो भारी उपकरणों जैसे हल या कल्टीवेटर को उठाने, नीचे करने और उनकी गहराई को नियंत्रित करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद आ जाता है 3 पॉइंट लिंकेज। इसके बारे में क्या बताया गया है कि यह ट्रैक्टर के पीछे एक त्रिकोणीय ढांचा होता है। इसका उपयोग कृषि यंत्रों को ट्रैक्टर के साथ मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टीयरिंग और ब्रेक। इसके बारे में क्या बताया गया है कि स्टीयरिंग का कार्य ट्रैक्टर को दिशा देना है जबकि आयल इमर्शड ब्रेक्स इसे भारी वजन के साथ सुरक्षित रूप से रोकने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है टायर और एक्सल। इसमें क्या बताया गया है कि ट्रैक्टर के पिछले टायर बड़े और चौड़े होते हैं ताकि गीली मिट्टी में न धंसे और जमीन पर अच्छी पकड़ ग्रिप बना सके। फिर उसके बाद आ जाता है कार्य सारांश। इसके बारे में क्या बताया गया है कि ट्रैक्टर मुख्य रूप से दो तरह से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? एक तो कर्षण कार्य और दूसरा स्थिर कार्य। कर्षण कार्य में क्या बताया गया? भारी उपकरणों को खेत में खींचना जैसे जुताई। फिर स्थिर कार्य एक जगह खड़े होकर मशीनों को शक्ति देना जैसे थ्रेशर चलाना। तो सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है स्प्रेयर और डस्टर में अंतर लिखिए। तो इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि स्प्रेयर और डस्टर दोनों ही पौधों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के लिए इनके कार्य करने के तरीके में मुख्य अंतर होता है। तो कैसे होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बताया गया इसकी विशेषता है पदार्थों का रूप, छिड़काव की विधि और मिश्रण, प्रवाह नियंत्रण, प्रभाव और इसके स्प्रेयर को पहले देख लेते हैं। स्प्रेयर में बताया गया है कि यह तरल रसायनों, दवाओं का छिड़काव करता है और यह तरल को छोटी बूंदों में ड्रॉपलेट्स के रूप में बदलता है। फिर उसके बाद मिश्रण में बताया गया है कि इसमें रसायनों को पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। फिर बताया गया है कि इसमें नोजल की मदद से बहाव को नियंत्रित किया जाता है प्रवाह नियंत्रण में। फिर उसके बाद प्रभाव में आ जाता है, यह पौधों की सतह पर अच्छी तरह चिपकता है और लंबे समय तक प्रभावी रहता है। फिर उसके बाद डस्टर के बारे में बताया गया है पदार्थ का रूप। ठीक है, तो डस्टर के बारे में पदार्थ के रूप में क्या बताया गया है कि यह सूखे पाउडर का धूल का छिड़काव करता है। छिड़काव की विधि के बारे में कैसा बताया गया है कि यह हवा के दबाव से पाउडर को धूल की तरह उड़ाता है। फिर उसके बाद बताया गया है मिश्रण में क्या बताया गया है कि इसमें रसायन का उपयोग सीधे सूखे रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद इसके प्रवाह में क्या बताया गया है? प्रवाह में बताया गया है कि इसमें ब्लोअर या पंखे का उपयोग होता है। फिर उसके बाद प्रभाव के बारे में बताया गया है। प्रभाव में बताया गया है कि यह जल्दी झड़ सकता है और इसके लिए सुबह ओस के समय उपयोग करना बेहतर है। फिर इसके निष्कर्ष में बताया गया है कि स्प्रेयर का उपयोग तरल कीटनाशक और खाद के लिए होता है जबकि डस्टर का उपयोग सूखे पाउडर वाले रसायनों के लिए किया जाता है। फिर मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का कार्य सिद्धांत समझाइए। तो इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन वाले में क्या बताया गया है कि मोल्ड बोर्ड का कार्य सिद्धांत पूरी तरह से मिट्टी को काटने और उठाने और पलटने पर जो है आधारित है। फिर उसके बाद कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं इसके। तो इसमें बताया गया है कि यह जब
ट्रैक्टर या पशु इसे आगे की ओर खींचते हैं तो यह निम्नलिखित चरणों में कार्य करता है। कौन से चरणों में? सबसे पहले आ जाता है मिट्टी काटना। ठीक है, मिट्टी काटना, कटिंग में। तो इसका शेयर मिट्टी में 10 कर एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कट लगाता है जिसे फरो स्लाइस कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है मिट्टी उठाना। तो लिफ्टिंग में क्या बताया गया है कि जैसे जैसे हल आगे बढ़ता है कटी हुई मिट्टी मोल्डबोर्ड में के घुमावदार हिस्से पर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। फिर उसके बाद बताया गया है मिट्टी पलटना। मिट्टी पलटने में क्या बताया गया है कि इन्वर्शन में बताया गया है कि मोल्डबोर्ड का विशेष बी आकार का डिजाइन मिट्टी को 180 डिग्री तक मोड़कर बगल की खाली नाली में पलट देता है। फिर उसके बाद महत्व में इसके बताया गया है कि इस प्रक्रिया से मिट्टी के निचले पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और सतह पर मौजूद खरपतवार या पिछली फसल के अवशेष मिट्टी के नीचे दबकर खाद बन जाते हैं। उसके बाद रोटावेटर के लाभ बताए गए हैं। ठीक है, तो रोटावेटर के लाभ क्या क्या बताए गए हैं? सबसे पहले बताया गया है रोटावेटर के बारे में कि रोटावेटर आधुनिक कृषि का एक अत्यंत प्रभावी यंत्र है जो कम समय में खेत तैयार करने में जो है सहयोग करता है। और इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाता है समय और श्रम की बचत। ठीक है, तो ये क्या करता है? समय और श्रम की बचत को कम करता है और यह एक ही बार में मिट्टी को काटने, पीसने और समतल करने का कार्य करता है जिससे किसान का कीमती समय और मेहनत बच जाती है। उसके बाद बेहतर मिट्टी की संरचना के लिए क्या बताया गया है? बेहतर मिट्टी की संरचना के लिए क्या बताया गया है कि इसके घूमने वाले ब्लेड मिट्टी को बहुत बारीकी और भुरभुरा बना देते हैं जिससे बीज का अंकुरण बेहतर होता है। उसके बाद बताया गया कि खाद का मिश्रण। तो खाद के मिश्रण के लिए क्या बताया गया है कि यह फसल अवशेषों जैसे पराली और खाद को मिट्टी में गहराई तक अच्छी तरह मिला देता है और जो खाद बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है। फिर उसके बाद नमी संरक्षण में बताया गया है कि यह मिट्टी की ऊपरी परत इस प्रकार से तैयार करता है कि वह नमी को लंबे समय तक रोक सके। उसके बाद ईंधन में बताया गया कि ईंधन की बचत। जहां पारंपरिक हल से 2 से 3 बार जुताई करनी पड़ती है वही रोटावेटर वही काम एक चक्कर में ही कर देता है जिससे ट्रैक्टर का ईंधन बचता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि हैरो के प्रकारों और कार्यों को समझाइए। तो इसमें बताया गया है कि हैरो एक द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है जिसका उपयोग मुख्य रूप से जुताई के बाद मिट्टी को तैयार करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद हैरो के मुख्य प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि हैरो के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो सबसे पहला आ जाता है डिस्क हैरो। ठीक है, डिस्क हैरो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें लोहे की गोल और तेज धार वाली डिस्क लगी होती है। यह सख्त मिट्टी के ढेले तोड़ने और खरपतवार काटने में सबसे प्रभावी है। उसके बाद आ जाता है दांतेदार हैरो। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें नुकीले दांत होते हैं जो मिट्टी को बारीक करने और उसे समतल करने का काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है त्रिकोणीय हैरो। ठीक है, त्रिकोणीय हैरो। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसका आकार त्रिकोणीय होता है और यह आमतौर पर वेल चालित होता है। उसके बाद बताया गया ब्लेड हैरो में क्या बताया गया है? यह मिट्टी की ऊपरी परत को काटने और घास हटाने के लिए उपयोगी है। उसके बाद बताया गया इसके मुख्य कार्य के बारे में बताया गया है कि इसके मुख्य कार्य कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ढेले तोड़ना। ठीक है, ढेले तोड़ना और जुताई के बाद बनी कठोर मिट्टी के ढेलों को जो है बारीक करना। फिर उसके बाद बताया गया कि समतल करना। ठीक है, समतल करना, खेत की सतह को बीज बुवाई के लिए एक समान बनाना। फिर उसके बाद बताया खाद मिलाना, उर्वरकों और बीजों को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाना। फिर उसके बाद बताया गया कि नमी संरक्षण। ठीक है, नमी संरक्षण, मिट्टी को भुरभुरा बनाकर नमी को वाष्पित होने से रोकना है। फिर उसके बाद आ जाता है पांचवा क्वेश्चन हमारा, जिसमें ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम का वर्णन करना है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि ट्रैक्टर में कूलिंग सिस्टम का मुख्य कार्य इंजन के तापमान को नियंत्रित करना ताकि इंजन अत्यधिक गर्म होकर खराब ना हो। अधिकांश ट्रैक्टरों में वाटर कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसके मुख्य भागों के बारे में बताया गया जैसे रेडिएटर, और फिर दूसरा आ जाता है वाटर पंप, फिर तीसरा आ जाता है थर्मोस्टेट वाल्व। तो रेडिएटर में क्या बताया गया है कि इसमें गर्म पानी को ठंडा किया जाता है। इसकी बारीक जालियों से हवा गुजरती है जो पानी की गर्मी सोख लेती है। फिर वाटर पंप में बताया गया कि यह इंजन के चारों ओर बने वाटर जैकेट में पानी को लगातार घुमाता रहता है। और थर्मोस्टेट वाल्व का क्या बताया गया है? वाल्व का, तो इसमें बताया गया है कि यह पानी के प्रवाह को तब तक रोकता है जब तक इंजन कार्य करने के लिए उचित तापमान तक न पहुंच जाए। फिर फैन में क्या बताया गया है कि यह रेडिएटर की फिनों के माध्यम से ठंडी हवा खींचता है।
उसके बाद इसकी कार्यविधि के बारे में क्या बताया गया है। कार्यविधि में बताया गया है कि इंजन की गर्मी पानी सोख लेता है और फिर वह गर्म पानी रेडिएटर में जाता है। रेडिएटर में पंखे की हवा से पानी ठंडा होकर दोबारा पंप के जरिए इंजन में पहुंचता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। उसके बाद आ जाता है पेट्रोल और डीजल इंजन के अंतर। ठीक है, पेट्रोल और डीजल इंजन में अंतर क्या है, तो इसके बारे में क्या बताया गया कि पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच मुख्य अंतर ईंधन के जलने की प्रक्रिया और उनकी कार्यक्षमता में होता है। यह इनके बीच के प्रमुख अंतर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है विशेषता। ठीक है, इधर इसके सबसे पहले विशेषता बताई जाती है, फिर उसके बाद पेट्रोल इंजन, ठीक है, स्पार्क इग्नाइशन और फिर डीजल इंजन आ जाता है। ठीक है, तो ईंधन में इसमें क्या बताया गया है कि ईंधन में पेट्रोल इंजन में आ जाता है, इसमें पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, डीजल में इसमें डीजल का उपयोग किया जाता है। और मिश्रण में क्या बताया गया कि हवा और पेट्रोल का मिश्रण कार्बोरेटर में तैयार किया जाता है। उसके बाद आ जाता है डीजल में कि सिलेंडर में केवल शुद्ध प्रवाह प्रवेश करते हैं। फिर इग्निशन में क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है पेट्रोल में बताया गया है कि ईंधन जलाने के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है और डीजल में हवा के अत्यधिक दबाव कंप्रेशन से ईंधन जलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है दबाव अनुपात। ठीक है, दबाव अनुपात में क्या बताया गया है कि इसमें दबाव अनुपात कम 7:1 से 10:1 होता है और डीजल में क्या होता है कि इसमें दबाव अनुपात अधिक 14:1 से 22:1 होता है। और फिर उसके बाद दक्षता और वजन में क्या बताया गया है कि यह हल्का होता है लेकिन कम माइलेज देता है पेट्रोल में, और ये डीजल में बताया गया है कि यह भारी होता है और अधिक माइलेज देता है। ठीक है, फिर इसके निष्कर्ष में बताया गया कि पेट्रोल इंजन तेज गति और कम शोर के लिए जाते हैं, जबकि डीजल इंजन भारी भार ढोने और अधिक शक्ति, ठीक है, पैदा करने के लिए तैयार ट्रैक्टर और ट्रकों में उपयोग किए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है 7वां क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि पावर टिलर और ट्रैक्टर में क्या अंतर है बताइए। तो पावर टिलर और ट्रैक्टर दोनों ही खेती के महत्वपूर्ण मशीनरी है, लेकिन इनके आकार, शक्ति और उपयोग के आधार पर इनमें काफी अंतर होता है। नीचे इनके बीच के मुख्य अंतरों को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो इनके मुख्य अंतरों को स्पष्ट किया गया है नीचे। पावर टिलर और ट्रैक्टर के मुख्य अंतर। तो सबसे पहले आ जाती है विशेषता और पावर टिलर और ट्रैक्टर। तो विशेषता में क्या बताया गया है कि आकार और संरचना। ठीक है, तो आकार और संरचना में पावर टिलर में क्या बताया गया है कि यह 2 पहियों वाली छोटी मशीन है, इसे हैंड ट्रैक्टर भी कहते हैं, और ट्रैक्टर में यह 4 पहियों वाली बड़ी और शक्तिशाली मशीन है। फिर उसके बाद आ जाता है पहिए। तो पहिए में क्या बताया गया है कि इसमें केवल 2 पहिए होते हैं। ठीक है, पावर टिलर में, और ट्रैक्टर में 4 पहिए होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे की ओर होते हैं। पीछे वाले जो पहिए होते हैं वो बड़े होते हैं, आगे के पहिए छोटे होते हैं। फिर शक्ति और पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पावर टिलर में जो है इसकी शक्ति कम होती है, आमतौर पर जो है 5 से 15 HP का होता है, और वही ट्रैक्टर में इसकी शक्ति जो है अधिक होती है, 20 से 100 हॉर्स पावर की होती है। तो फिर उसके बाद आ जाता है संचालन में आ जाता है पावर टिलर में जो है संचालन में ऑपरेटर इसके पीछे पैदल चलता है और हैंडल से इसे नियंत्रित करता है पावर टिलर को। ठीक है, और ट्रैक्टर में क्या होता है कि ऑपरेटर के बैठने के लिए आरामदायक सीट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है खेत का आकार। खेत के आकार के बारे में क्या बताया गया है पावर टिलर में। इसमें बताया गया है कि यह छोटे खेतों और बागों के लिए सर्वोत्तम है। कौन सी? पावर टिलर। और फिर ट्रैक्टर में क्या बताया गया है कि यह बड़े खेतों और भारी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है। फिर उसके बाद कीमत और रखरखाव में, तो पावर टिलर जो है वह क्या होता है, सस्ता होता है और इसका रखरखाव खर्च भी कम होता है, और ट्रैक्टर जो होता है वो महंगा आता है और इसके रखरखाव में भी अधिक खर्च लगता है। फिर उसके बाद आ जाता है बहुमुखी प्रतिभा। तो बहुमुखी प्रतिभा में क्या होता है, पावर टिलर में बताया गया कि इसका उपयोग सीमित कार्यों जैसे जुताई, पंपिंग के लिए होता है। फिर उसके बाद ट्रैक्टर में क्या बताया गया कि यह कई भारी यंत्रों कंबाइन कर कल्टीवेटर, ट्राली को चला सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर लिखो। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, तो इसके बारे में क्या बताया गया कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच मुख्य अंतर उनके कार्यचक्र वर्क साइकिल की पूर्णता में होता है। उसके बाद आ जाता है मुख्य अंतर। इसके मुख्य अंतरों में देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो इसके मुख्य अंतरों में बताया गया है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या बताया गया कि क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर 360 डिग्री सर्कल में एक पावर स्ट्रोक मिलता है 2 स्ट्रोक इंजन में, और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर 720 डिग्री में, मतलब 720 सर्कल में घूमते हैं। ठीक है, ये 360 में जाता है और ये 720, मतलब ये इससे 2 स्ट्रोक की से 2 गुना जो है 4 स्ट्रोक वाला घूमता है।
पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, एक पावर स्ट्रोक मिलता है। फिर उसके बाद आ जाता है वाल्व पोर्ट। तो वाल्व पोर्ट में क्या बताया गया कि इसमें पोर्ट्स होते हैं जिन्हें पिस्टन खुद खोलता है और बंद करता है। और 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए वाल्व सिस्टम होता है। स्नेहन में क्या बताया गया है 2 स्ट्रोक में कि लुब्रिकेटिंग तेल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। और 4 स्ट्रोक में बताया गया कि इसमें तेल के लिए अलग शंप होता है। फिर उसके बाद वजन और शोर में बताया गया है कि यह हल्का होता है। 2 स्ट्रोक वाला क्या होता है, हल्का होता है और अधिक शोर करता है। और 4 स्ट्रोक वाला यह भारी होता है और कम शोर करता है। और इसके उपयोग में बताया गया है कि 2 स्ट्रोक में छोटे स्कूटर और मोपेड, चेन सा आदि। और 4 स्ट्रोक में क्या बताया गया है, कार, बस, ट्रैक्टर और बड़ी मोटरसाइकिल। और निष्कर्ष में बताया गया है कि 2 स्ट्रोक इंजन सरल और सस्ते होते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक ईंधन की अधिक बचत, माइलेज और कम प्रदूषण के लिए जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आ जाता है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि पीटीओ क्या होता है। इसका जो है पूर्ण रूप लिखिए। पीटीओ का जो है फुल फॉर्म हो जाता है, वो हो जाता है पावर टेक ऑफ। पावर टेक ऑफ, ठीक है, पूरा रूप क्या है, पीटीओ का फुल फॉर्म क्या है, पावर टेक ऑफ। तो इसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि यह ट्रैक्टर के पीछे लगा एक घूमने वाला सॉफ्ट होता है जो इंजन की शक्ति को अन्य कृषि मशीनों जैसे रोटावेटर, थ्रेशर या पंप तक पहुंचाता है ताकि उन्हें चलाया जा सके। उसके बाद आ जाता है कल्टीवेटर कितने प्रकार के होते हैं। कल्टीवेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कल्टीवेटर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जो कि पशु चालित होते हैं और दूसरे जो कि ट्रैक्टर चालित होते हैं। तो पशु चालित जो होते हैं वो बैलों द्वारा खींचे जाते हैं और जैसे त्रिकोणीय कल्टीवेटर। उसके बाद आ जाता है ट्रैक्टर चलित। तो ये ट्रैक्टर चलित जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे होते हैं स्प्रिंग टाइम्ड और रिजिड टाइम्ड। स्प्रिंग टाइम्ड वाला जो है इसके दांत लचीले होते हैं और जो पथरीली जमीन के लिए उपयुक्त होता है। और रिजिड टाइम्ड वाला जो होता है इसके दांत स्थिर होते हैं, सख्त मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कंबाइन का मुख्य कार्य क्या है। तो कंबाइन का जो है मुख्य कार्य फसल की कटाई, रीपिंग या मड़ाई, थ्रेशिंग और छटाई, विनोविंग को एक साथ संपन्न करता है। यह मशीन खेत में खड़ी फसल को काटकर उसमें से दाने अलग करती है और भूसे को पीछे छोड़ देती है, जिससे समय और श्रम की भारी बचत होती है। उसके बाद एचपी के बारे में पूछा गया कि एचपी निकालने का सूत्र लिखो। एचपी निकालने का सूत्र लिखो। तो IHP का पूरा नाम होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, सूचित शक्ति है। इसे निकालने का सूत्र निम्नलिखित है, तो नीचे दिया गया है इसे निकालने का सूत्र, जहाँ P औसत प्रभावी दबाव, ठीक है, और L जो कि क्या है, स्ट्रोक की लंबाई मीटर में है, और A क्या है, पिस्टन का क्षेत्रफल है, और N क्या है, पावर स्ट्रोक प्रति मिनट है, और K सिलेंडरों की संख्या है। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप अलग से भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो समझने में थोड़ी सी इसमें दिक्कत होगी, लेकिन इसको आप अलग से देख लेना। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। हमारा 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जोता गया खेत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र जो है, जोता गया खेत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र निम्नलिखित है। जैसे क्षेत्रफल हेक्टेयर प्रति घंटा इक्वल, इसमें डॉलर लिखा है, फ्रैक्शन लिखा है, डब्ल्यू लिखा है। डब्ल्यू का मतलब बताया गया है, सबका हर एक चीज का बताया गया है। ठीक है, हर चीज का मतलब बताया गया है कि क्या किस चीज को क्या माना गया है। ठीक, तो ये चीज आप लोग देख सकते हो, इसको चाहे तो आप अलग से सर्च करके देख लेना, इससे भी सरल भाषा में आप लोगों को जो है पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही मजेदार वीडियो अगर आप चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे हम आपके जो भी अन्य सब्जेक्ट रह जाते हैं उन सभी सब्जेक्टों को हम लेकर आ सकें। तो यदि आप जो है कमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं उनके PDF नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए PDF बना रहे हैं अभी, जो कि आप लोग जो है जिस समय आप 5th सेमेस्टर में पहुंचेंगे उसी समय आपको वो PDF मिल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी थर्ड के हैं, थर्ड वाले जब कमेंट करेंगे तो थर्ड वालों को मिलेगा, 5th वाले कमेंट करेंगे तो 5th वालों को मिलेगा, फर्स्ट वाले कमेंट करेंगे तो फर्स्ट वालों को मिलेगा। तो आप लोग जैसे कमेंट करेंगे वैसा ही आप लोगों को PDF मिलेगा। 5th वालों ने कमेंट किया है तो इसलिए हम 5th वालों का बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।